With me in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good to have you. तबीयत कैसी है मुझे ये बताएं? सलाम, मच बेटर। और मेरा ख्याल अब आपकी बारी है। हाँ बिल्कुल, ये मौसम कुछ ऐसा है, जिनका ताल्लुक लाहौर से वो जानते हैं कि मौसम कुछ बदल सा रहा है। और कल मैं गई मैच देखने के लिए, मैच तो इतना वन साइडेड था कि बस वो देखते रहे, लेकिन आई थिंक मुझे सर्दी वहाँ से लग गई है। बस फिर इसी वजह से टिम्बा बबूमा की हार भी जो है ना, वो भी आप दिल पे ले गई हैं। बहरहाल चलते हैं मैच की तरफ और हम बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राइस लान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, और अहमद सईद ने मैं ज्वाइन किया है। इस पूरे सेगमेंट में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा सेमीफाइनल हुआ और इस तरह से लग रहा था कि कप्तान टिम्बा बबूमा जो है ना, उनमें कहीं ना कहीं हमारे कप्तान वाली रूह आ गई हुई थी। वो हमारे कप्तान वाला कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। 363 चेज करना था और जिस तरह की इनिंग्स खेल रहे थे ना, सारा मुझे ऐसा लगा कि कल स्टार्टिंग से ही ना वो उन्होंने सरेंडर कर दिया। हाँ। मतलब कहीं पे लगा ही नहीं कि वो कहीं गेम में वापस आए। बट सलमान, मैं ये पूछना चाहूंगी, कल जिस तरीके से केन विलियमसन ने खेला, रविंद्रा ने खेला, मतलब द वे दे वर प्लेइंग अगेंस्ट द स्पिन, the way New Zealand has played against the spin and the way South Africa has played against a spin, how differentiate can we talk about it? और आपने कैसे देखा उन दोनों की इनिंग्स को? The point is कि pacing spin in Lahore is not as a bigger challenge as it is in UAE. तो वो spinners का उतना इफेक्ट नहीं होता यहाँ पे, but still at least आप जब अच्छे spinners के खिलाफ खेलते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। 363 की चेस में आप पहले 10 ओवर जाया नहीं कर सकते और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बबूमा डिड एंड इन द एंड वो जब बॉल्स कंज्यूम कर सोकअप कर ली 50 पॉइंट फर्स्ट विकेट। तो आप इस किस्म की जगह पे जाके पार्टनरशिप टूटती है और 2-2 करके इकट्ठी विकेटें गिरती हैं तो फिर रिकवरी नहीं होती इतने बड़े टोटल में। न्यूजीलैंड ने ज्यादा बेहतर बॉलिंग की, न्यूजीलैंड की बैटिंग स्ट्रेटेजी भी बेहतर थी, उन्होंने राइट लेफ्ट के साथ ऑपरेट किया। जब पहली विकेट साउथ अफ्रीका की गिरी, they could have asked Miller to come in because वो पूरा मैच खेलना जानते हैं। कल भी उन्होंने 100 किया, बड़ी नहीं खेलना जानते हैं। न्यूजीलैंड का जो स्पिन बॉलिंग थी उसको वो ज्यादा बेहतर खेलते हैं। वेंडरसन अंदर आए, वो भी टाइम लेते हैं, बबूमा को ज्यादा ही टाइम लिया और ये एवरेज जो है वो वहां पर चली गई जहाँ पर फिर उसको रिस्क लेने पड़ने थे। लेकिन स्टिल आई बिलीव के क्लासन जो थे ना, वो थोड़ा अर्ली उन्होंने चार्ज करने की कोशिश की। वो अगर थोड़ा सा टाइम ले लेते तो मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट आउटसाइड से अगर देखा जाए तो 363 की चेस में पहले 10 ओवर यूटिलाइज होने चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं किया। और जहां बात करें इनकी इनिंग्स की, वहां डेविड मिलर का आप रोल कैसे देखते हैं? बिकॉज द वे ही स्टार्टेड, उनका जो 100 हमने देखा है वो कितना स्लो उन्होंने स्टार्ट किया, फिर एंड में जब कोई ज़रूरत ही नहीं थी टीम को, देन ही एक्चुअली कैपिटलाइजेस इनिंग। तो वो उनके इस 100 को हाउ वुड यू डिस्क्राइब? ये इनका 100 ऐसा ही है जैसे एक आध मैच में खुशदिल ने हिटें मारी, यू नो, इट इज टू लिटिल टू लेट। जो कि कह लें कि पता था दूसरी वाली टीम को कि अब जो मर्जी कर ले जीत नहीं सकते, तो वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, वो भी चीजों को इजी लेते हैं। दैट इज द सॉर्ट ऑफ नॉक इट वाज। ऑल्दो कि ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ये है कि वो इसको दूसरी तरफ भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन वो बहुत लेट आए और उनके सामने वाले फेज आउट होते रहे, चीजें नहीं सही तरफ गई। इस्लाम भी, आपको क्या लगता है जो कल 2 इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप हुए, एक तो विलियमसन का वो भी, और शुरू से हमें ऐसा लगा कि शायद अंडर प्रेशर साउथ अफ्रीकन्स नजर आ रहे हैं। टॉस के टाइम से लग रहा था कि वो थोड़े से अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा आई थिंक इस मैच में मिसफिट थे बबूमा। वो अपनी जगह किसी और को भी खिला सकते थे बिकॉज पिछले मैच में भी नहीं थे। तो उनसे पूछा भी गया था कि इस मैच में टीम में तब्दीली किया है, तो किसने कहा था कि आई एम द चेंज। तो आई थिंक वो एक फैक्टर था। और जिस तरह से वो खेले हैं वो ऐसे लग रहा था कि वो दूसरी साइड के लिए खेल रहे हैं, जिस तरह से चेज में उन्होंने शुरू के ओवर ज़ाया किए। दैन ऑब्वियसली एक बड़े मैच में प्रेशर तो लाजमी होता है और दोनों टीमों के ऊपर एक लेवल तो ज़रूर है कि बड़े मैच में आके जो है थोड़ा सा चोक कर जाती हैं। तो वहाँ पे वो कैचेस ड्रॉप होना ऑब्वियसली कॉस्टली रहा उनके लिए। एंड विलियमसन जिस तरह की उनकी फॉर्म चलती हुई आ रही है, लंबे गैप के बाद उनका वापस आना, और जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट, चाहे ट्राई सीरीज़ हो चाहे ये वाले मैचेस हों, चैम्पियंस ट्रॉफी के इसमें जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है वो बड़ी ज़बरदस्त टच में नज़र आ रहे हैं। तो उनका कैच ड्रॉप होना डेफिनेटली कॉस्टली रहा उनके लिए। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड शायद ज़्यादा सिंक कर गई है इन कंडीशंस के साथ, बिकॉज वो 1.5-1 माह से तो वो यहीं पे खेल रहे हैं और उनका सिंक कर जाना ज़्यादा हमें नज़र आ रहा था। और एक अब ये चीज़ ये भी है कि वो चूँकि एक दफ़ा ऑलरेडी दुबई में खेल चुके हैं, तो थोड़ा सा उनको उन कंडीशंस का भी अंदाज़ा है और वो मैच भी थोड़ा सा उन्होंने एक टाइम पे टफ टाइम दिया था इंडिया को। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इन दुबई ऑन द फाइनल। अहमद सईद साहब, व्हाट्स योर टेक?
देखिए मैं तो कल पहले न्यूजीलैंड को सपोर्ट करा था, हम जब यहाँ बैठे हुए थे तो आपने जब मेरे से प्रेडिक्शन ली थी तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ज़्यादा कंप्लीट नज़र आती है साउथ अफ्रीका के निस्बत। उनका स्पिन डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर वो अपने प्रॉपर स्पिनर लेकर गए और विलियमसन जो है वो उन्होंने कल तीसरी कंसेक्यूटिव सेंचुरी स्कोर कर दी है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और जब वो प्री मैच गुफ्तगू करने के बाद वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो उस वक्त भी हमारे जिस तरह के सहाफ़ी सवाल करते हैं आमतौर पे, तो उन्होंने उसके जवाब भी ये कहा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरीज कितनी हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि टीम जीत रही है कि हार रही है। तो टीम की जीत के लिए जो है वो रोल प्ले करना मेरा जो है वो मुझे ये बताया गया टीम मैनेजमेंट की जानिब से, और मैं हमेशा जाकर नंबर्स की बजाय ये देखता हूँ कि ज़रूरत क्या है और उसके मुताबिक मैं खेलने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत शानदार जो है वो मैच खेला कल न्यूजीलैंड ने, उन्हें सारे फेज़ भी ठीक प्लान किए, उनका रन रेट भी जो है वो हर फेज़ के बाद जो है वो इंक्रीज़ करता रहा और उन्होंने कॉन्टीन्यूसली विकटें भी ली हैं। जब आप इस तरह की पिच के ऊपर डिफेंड कर रहे हो तो फिर आपको विकटें लेनी होती हैं और मिचेल सेंटर ने क्या कमाल का जो है वो स्पेल करवाया कल। तो एक अच्छा फाइनल जो है वो हमें देखने को मिलेगा इंडिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अच्छा, जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ पे सलमान, एक हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है, उनका कहना है कि जिस तरीके से केन विलियमसन ने स्पिन को खेला है तो बाबर आजम को ज़रूर उनकी इनिंग्स बैठ के देखनी चाहिए इन डिटेल और ये फाइंड आउट करना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस तरह की बात होनी चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए बहुत कुछ होना चाहिए। आई थिंक ये भी मशवरा देना चाहिए कि जो टीम बना रहे हैं वो उसको ओपनर ना भेजे, उसको उसके नंबर पे भेजे, वो तक पहुंचे। ठीक है, तो ये है ना, मतलब इधर कुछ रही बात मुझे नहीं मालूम किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। पाकिस्तान में स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं इंडिया के भी, तो इस तरह की बॉलिंग नहीं कर सकनी थी जो वो दुबई में कर रहे हैं। सो टू से दैट कि वो वहां नहीं खेले और यहाँ पे उनको देख ले, इट्स अ डिफरेंट बॉल। और विलियमसन जो है वो नो डाउट इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट ये कंडीशन डिफरेंट थी। अच्छा सलमान भी, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब सारे जो है ना वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जेसन गिल्स्पी के भी एक स्टेटमेंट सामने है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हेड कोच आकिब जावेद जो है ना ये सारा किया धरा उनका है और उन्हीं को उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर गैरी कर्स्टन और मेरी साख मुतासिर कर रहे थे और वो परमानेंट जो है ना वो हेड कोच बनना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमें साइडलाइन करवाया। तो ऐसा लगता है कि आकिब जावेद साहब ने पूरा ये प्री प्लान था सारा सिनेरियो? आई हैव नो क्लू, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ये तो इंडक्शन इनकी लेट हुई है। इनसे पहले वो दोनों कोच बन चुके हुए थे, टूर कर चुके हुए थे, वर्ल्ड कप एक कर चुका हुआ था, 2-3 टूर एक कर चुका हुआ था। सो आई कैन नॉट से कि ये कब हुआ, कब मिले, वेदर देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी और नॉट, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट, हाँ, और नहीं आई थिंक देखो इतना टाइम हो गया। ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा टेन्योर था यहाँ पर, जेसन गिल्स्पी और गैरी कर्स्टन जिस टेन्योर के अंदर यहाँ पर काम करते रहे, उनका ये कहना था कि बैक डोर के ऊपर जो है आकिब जावेद एक कैंपेन चला रहे थे हमारे खिलाफ और वो हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे और वो कर इस वजह से रहे थे कि वो खुद ये रोल जो है वो हासिल करना चाहते थे। जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें तो उन्होंने बहुत मतलब यूँ कह लीजिए कि अजीब गरीब अल्फाज भी इस्तेमाल किए, उन्होंने मस्खरा करार दिया है आकिब जावेद को। और जाहिर है कि अगर जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि एक रोल अगर आपके पास है और उस वक्त जो मामला चल रहे हैं बोर्ड के अंदर उसमें यकीन कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस भी होनी चाहिए। तो जेसन गिल्स्पी तो उस ज़माने में ये भी कहा करते थे कि जो तब्दीलियां हो रही हैं टीम के अंदर वो मेरे से पूछे बगैर हो रही हैं। तो आप अगर इतना भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे कि आप टीम के हेड कोच होते हुए अपनी मर्जी के प्लेयर ही ले आते, तो मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के बाद इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। राय साहब आपकी क्या राय है इस तरह के स्टेटमेंट्स आना टूर्नामेंट के बाद? आई थिंक वो ऑब्वियसली क्या उसे कहते हैं कि वो मरे हुए को मारना ज़्यादा आसान होता है, तो ये स्टेटमेंट जब वो छोड़ के गए थे उस वक्त अगर आ जाती तो ज़रा उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होती ज़रा वक्त के लिहाज से। दूसरी अगर बात की जाए जेसन गिल्स्पी के, अगर हम इफ़ आई प्ले डेविल्स एडवोकेट है, तो जब उनका रोल इतना ज़्यादा कन्फाइन कर दिया गया कि वो एक मैच मैनेजर तक की हैसियत उनकी रह गई थी, बिकॉज ना उनकी प्लेइंग 11 में कोई सही थी, ना उनकी सिलेक्शन कमेटी में कोई सही थी। तो उसके बाद उनके लिए बेहतर यही था कि वो फिर बजाय इसके कि उनको कहा जाए कि आप चले ही जाएं, उन्होंने खुद बेहतर समझा कि मैं अपना ये रोल जो है वो ख़त्म करूं। और ऐसा ये हुआ ये कि वो एक कोच के साथ नहीं हुआ, उससे पहले गैरी कर्स्टन के साथ भी किसी किस्म के मामलात हुए और उन पर भी हमने यहाँ पे ये सुनने को मिला जी वो अपनी मनमर्जी करना चाह रहे थे एंड ऑल। उसके बाद फिर गैरी कर्स्टन का इस तरह से जाना एंड ऑब्वियसली फिर आकिब जावेद के मुताबिक तो ये कहा जा रहा था ना वो किसी और रोल के लिए आए थे, देन उनको सिलेक्शन कमेटी में इंडक्ट कर लिया गया एंड देन को ऑब्वियसली हालात ऐसे थे कि उनको हेड कोच बना दिया गया।